Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और यूनिक है. आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी फैसलाबाद ऑफिस की आईएलटीएस इंस्ट्रक्टर मिस कायनात. और ऑल्दो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बहुत डिफरेंट टेस्ट्स जो हैं वो दिए हुए, बट रिसेंटली शी अपीयर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड आइल्स टेस्ट. सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, चूँकि कंप्यूटर बेस की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं और 9 मार्च से ऑनवर्ड आपको पेपर बेस्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा. सो जस्ट टू ट्राई दैट शी अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड शी स्कोर्ड 8 इन ईच एंड ओवरऑल. तो हम बात करेंगे कि वो कैसे आए और सारा कुछ. एंड वेलकम टू द वीडियो. कायनात, कैन यू प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर? Hello everyone, my name is Kainat Iftikhar and I am teaching IELTS at Edify Group of Companies and it's been more than 2 years. Okay, great. Thank you so much for taking time out for this video. अच्छा कायनात, सबसे पहले ना मैं स्पीकिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा. स्पीकिंग में ऐसा रेयरली होता है कि हम देखते हैं कि 8 या 8.5 जाते हैं. आपने उसमें स्कोर किया है. आपके अपने फीडबैक से जो भी एनालिसिस आपने पढ़ा या फिर अपना जो टेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो जस्ट वॉक मी थ्रू व्हाई डू यू थिंक यू गॉट 8 बैंड्स एंड व्हाट आर सम थिंग्स रियली मैटर्ड इन द एग्जाम? Well, when I was giving the test मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा. लेकिन जब स्कोर आया and I read the review of the examiner, they mentioned prominently कि I got this score because my responses are more natural and fluent. मतलब अगर आप अपना जवाब जो है नेचुरल तरीके से दोगे और एक स्मूथ वे में दोगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज अननेसेसरी पॉजेस. अक्सर बच्चे बोलते हुए इस तरह कंफ्यूज होते हैं, सेंटेंसेस के बीच में करते हैं, नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. तो मैंने भी किया, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आई थिंक अबाउट द अदर सेंटेंस. तो इसकी वजह से फ्लुएंसी डिस्टर्ब नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है. एंड आफ्टर रीडिंग द रिव्यू मुझे भी आइडिया हो गया कि जो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं, ऑलरेडी हम स्पीकिंग करते हैं, वो बेसिकली ऑलरेडी 6 या 5.5 लेवल पे होता है. तो टू इनहेंस द स्कोर यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन योर फ्लुएंसी. और आपको अंदाज़ा है ही, हम अक्सर जो हमारे जर्नल आइल्स वाले स्टूडेंट्स आते हैं जिनका 4.5 रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको हमेशा यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपने ग्रामर ख़राब है, कोई मसला नहीं है, वो कैब नहीं आती, इट्स फाइन, बेसिक भी यूज़ कर लो, बस अपनी फ्लुएंसी ख़राब ना होने दो. एंड वी हैव सीन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं. तो आई गेस आपके इस एक्सपीरियंस से भी ये कंसोलिडेट हो रहा है कि फ्लुएंसी इज़ द मस्ट थिंग दैट यू कांट इग्नोर. इसको हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी स्पीकिंग में कम नंबर लेते हैं. अच्छा, अब इस फ्लुएंसी में लेट से आपके केस में तो ये बड़ा आसान है, आप पढ़ा भी रही हैं और आपका बैकग्राउंड भी फ्रॉम नास्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, आई मीन इट्स अ रियली गुड पोर्टफोलियो दैट यू हैव. ऐसे स्टूडेंट जो कि अब आप समझ लें कि अभी रिसेंटली बैचलर्स किए हैं या एफएससी के बाद जाना चाह रहे हैं फॉर देयर बैचलर्स, वो अपना नेचुरल कैसे अपना फ्लो सेट कर सकते हैं, वो फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स? वेल आई बिलीव इंसान फ्लुएंट तब होता है जब उसे समझ आ जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उससे. सो फर्स्ट ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन योर लिसनिंग. अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया एग्जामिनर का, तो आप रिस्पॉन्ड तो कर दोगे बट यू विल बी कन्फ्यूज्ड. ठीक है. एंड इट्स बेटर दैट वी नीड टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आपको कुछ भी सुनना है, आप इंग्लिश में सुने, डेली बेसिस के ऊपर बेसिक लैंग्वेज ही सही आप यूज़ करना स्टार्ट करें एंड इवेंचुअली यू विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. और मुझे लगता है मेरी इस तरह इम्प्रूव हुई है बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग आयल्स और डेली बेसिस पे कोई ना कोई बच्चे की स्पीकिंग तो ज़रूर करनी होती थी. इफ़ आई टेल यू कि स्टार्टिंग में आई वॉज दिस गुड एट स्पीकिंग, नो आई वॉजेंट. अगर मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देती तो आई बिलीव शायद मेरे 8 बैंड्स ना आते. लेकिन आफ्टर दोज ईयर्स जो मैंने स्पेंड किए और उसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होती रही, और फिर वही सुनना भी स्पीकिंग वीडियोस को, ताकि मैं आपको बच्चों को बेहतर रिस्पॉन्सेज दे सकूं, इस सब की वजह से आई नेचुरली गॉट फ्लुएंट. लेकिन बिफोर starting teaching IELTS, I wasn't really fluent like that. Like I told you that मुझसे बात भी नहीं होती थी. So I believe कि everyone need to work on that. उन्हें हर एक चीज़ के अंदर इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए. ओके. अब मेरा स्पीकिंग से के रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बाकी सेक्शन की तरफ मूव करते हैं. स्पीकिंग, अब आजकल ना एआई एप्लीकेशंस बहुत सारी चल रही हैं. स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा हमने एआई एप्लीकेशन कर लिया, मुझसे प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इन योर ओपिनियन, इज़ इट बेटर टू प्रिपेयर विद एआई एप्लीकेशन या फिर यू शुड प्रिपेयर विद अ पर्सन? It's always better to prepare with a person because आपको एक रिव्यू मिलेगा. आपके एनालिसिस भी एक पर्सन ही कर रहा है, इवन दो यू गिविंग स्पीकिंग ऑन द वीडियो कॉल.
हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जब आप टेस्ट बुक कराते हो तो ब्रिटिश काउंसिल के जो प्रीमियम आपको मिलती है टेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, उसमें जो स्पीकिंग का पार्ट है वो समवट सिमिलर होता है, जो आपको वीडियो कॉलिंग के ऊपर स्पीकिंग वाला जो भी आपका वहाँ पे टेस्ट होगा वीडियो कॉल के ऊपर। तो सिर्फ फेमिलराइज करने के लिए फॉर्मेट के लिए यू कैन गो थ्रू दैट, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए यू कैन हेयर योर वॉइस कि किस तरह की लगती है जब आप ऑनलाइन इस तरह रिस्पॉन्सेज देते हो, आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए, ठीक है। यू कैन चेक कि फ्लुएंसी आपकी कहाँ डिस्टर्ब हो रही है बाय रिकॉर्डिंग द वीडियोस, लेकिन फॉर प्रैक्टिस यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन द पर्सन, ठीक All है। right, thank you so much. That was very insightful. So, just to conclude, your fluency is the ultimate thing if you wish to score higher in your speaking. Now, let's move towards reading and listening. So, you also scored in 8 in both of them. इसमें क्या चीज़ है, स्पेशली मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट है, हाउ हार्ड इट इज़, उसमें क्या चीज़ें आपको, क्या चैलेंजेस फेस आए और कौन से आपको पॉजिटिव फैक्टर्स लगे एज कम्पेयर टू द पेपर बेस्ड। आई बिलीव पेपर के ऊपर रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट। ओवरवेलमिंग। यस, आपको रीड करना पड़ता है, आपको पेपर स्विच करने पड़ता है, यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ड्स। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जब मैंने टेस्ट दिया तो द इजियर थिंग वाज कि यहाँ क्वेश्चन था एंड यू हैव रीडिंग पैसेज एंड क्वेश्चन साइड टू साइड, तो इट्स वेरी इजी टू लोकेट द कीवर्ड्स, ठीक है। एंड यू कैन हाईलाइट द वर्ड्स, और आपको पता है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो उसको आपने हाईलाइट किया हुआ है। इफ़ द सेम क्वेश्चन और सेम सेंटेंस कहीं नीचे क्वेश्चन टाइप में रिपीट हो रहा है, यू डोंट हैव टू स्किम द पैसेज अगेन टू फाइंड आउट द लोकेशन। वो हाईलाइटेड कंटेंट आपको क्लियर नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। प्लस यू कैन चेंज द फॉर्मेट, अगर किसी को मतलब इशू भी होता है कि हम इतना रीड नहीं कर सकते स्क्रीन पे, तो यू कैन चेंज द साइज एंड फॉर्मेट एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट्स क्वाइट ईजियर एंड इवन इट्स बेटर देन पेपर, आई बिलीव। All right. Can you copy and paste in fill in the blanks? No, you cannot. You cannot even highlight the questions. You can highlight the passage only. ओनली पैसेज हाईलाइट कर सकते हैं, पैसेज में से हम कोई चीज़ कॉपी करके उसको आंसर्स में पेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप प्रैक्टिस कंप्यूटर बेस पे भी कर रहे हो तो अपने स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है कि आप वर्ड एग्जैक्टली पुट करे हो। शुड वी गो फॉर ऑल कैपिटल्स व्हाइल वी आर सॉल्विंग लिसनिंग एंड रीडिंग इन द कंप्यूटर बेस, और इट्स नॉट नेसेसरी? It's not necessary, but you should do that because sometimes हमारे answers जो होते हैं वो proper nouns होते हैं, like a name of a country and all of that. So you should write the first name of these nouns capital, like first letter of these nouns capital, sorry. तो अक्सर जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं, इट्स वेरी लाइक टाइम नहीं होता बच्चों के पास कि वो कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करके लिखें। तो फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग आई बिलीव गोइंग फॉर द कैप्स लॉक इज़ मच बेटर. It will save your time as well, but only if you are sure that your spellings are right, because मैंने देखा है कि कैप्स लॉक के अंदर जब आप कैप्स लॉक में लिखते हो तो स्पेलिंग आपको उस तरह विजिबल नहीं होता है, और हम यूज टू होते हैं ऑटो करेक्शन से, तो हमें ये लग रहा होता है कि मे बी माई स्पेलिंग्स आर राइट, जो कि अगर आप लोअर केस में लिखो तो साफ पता लगता है मे बी आई एन कुछ मैंने मिसिंग किया है। तो इफ़ यू आर श्योर अबाउट दिस, जो कि बच्चा प्रैक्टिस में कर लेता है, caps lock is better than writing your answers in lower cases. All right. So in reading you can highlight things, you can change the format, but you can't copy and paste. It's better क्योंकि लेफ्ट साइड पे पैसेज है, राइट साइड पे क्वेश्चंस हैं, पेपर बेस की निस्बत से फॉर्मेट उसका ज़्यादा आसान है अगर आप कंसर्न है। नाउ रिगार्डिंग लिसनिंग, लिसनिंग में एक जो प्रॉब्लम आई गेस स्टूडेंट्स को होता है वो ये है कि टाइम एंड पे, तो कितना टाइम होता है, इज़ इट मैनेजेबल, एंड व्हाट्स द स्ट्रेटजी इन लिसनिंग टू स्कोर हायर? वेल आई गेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आपको सेक्शन टू सेक्शन भी वो टाइम देते हैं 60 सेकेंड्स का, और उसके बीच में भी कुछ रीडिंग टाइम मिलता है, और आखिर में यू हैव 2 to 3 मिनट्स जिसमें आप गो थ्रू करते हो क्वेश्चन का। अब जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो ये थी कि वो 60 सेकेंड्स में समटाइम्स 30 सेकेंड में सॉरी समटाइम्स यू कांट रीड द MCQs एंड टू मार्क और अंडरस्टैंड द MCQs इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा क्वेश्चंस भी रीड करे और उसके ऑप्शंस भी रीड करे। तो मैं ये करती थी कि हर सेक्शन के बाद जो टाइम दिया जाता था आंसर्स को देखने का, मैं उसको यूटिलाइज करती थी टू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चंस। फिर आखिर में जो 3 या 2 मिनट मिलते हैं, आई गेस वो बहुत है 2 मिनट्स टू रिव्यू द 40 क्वेश्चंस, क्योंकि आपने किसको रिव्यू करना है, आपने सिर्फ ब्लैंक्स को रिव्यू करना है, बाकी ऑप्शंस तो मार्क हो चुके हैं। तो आई गेस वो बहुत इनफ टाइम है फॉर दिस
फॉर द लिसनिंग. बच्चे अक्सर लिसनिंग कंप्लीट करके आराम से वेट करते हैं फॉर इट टू बी सबमिटेड. Okay, and kind of while you were preparing for this, जो आपने टेस्ट बुक करवाया क्योंकि because I know this, so she did a lot of practice tests from the British Council website. So my question is कि did you find those tests relevant to the original exam? क्या difficulty level same था? क्या context somehow same था? या फिर original test was a bit easier than those practice tests? I would say original test was a bit easier, honestly, because I have been teaching to the students. और यहाँ पे जब मैं रीडिंग टेस्ट करती थी तो 8.5 बड़ा इजीली आ जाता था. और वही जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल के उन टेस्ट के ऊपर किया जो प्रीमियम आपको मेंबरशिप में मिलता है जब आप वो कर लेते हो, फॉर्मेट भी डिफरेंट था और दे वर हार्डर आई बिलीव. मतलब आई रिमेंबर आई गॉट 4.5 बैंड्स जब मैंने फर्स्ट टाइम पहला किया. आपने यस. क्या था? तो आई गॉट रियली पैनिक्ड कि ओ माई गॉड, इफ दिस इज हाउ माई एक्चुअल टेस्ट गोना लुक लाइक, आई बिलीव मेरा स्कोर नहीं अच्छा आएगा. तो मुझे लगता है कि वो उस प्रैक्टिस के लिए ठीक है. मतलब वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे भी इंडिविजुअल टाइप्स आप कर सकते हो. तो फिर मैंने फुल टेस्ट वहाँ पे करने के बजाय इंडिविजुअल टाइप्स को वहाँ पे करना स्टार्ट किया. और वो थोड़ी सी मुश्किल भी थी, तो इससे मेरी इंडिविजुअल टाइप्स बेहतर हो गई. फुल टेस्ट मैंने जो नॉर्मल ओपन एंडेड वेबसाइट्स है वहीं पे किए थे, All right. एंड टेस्ट ईजियर था उन टाइप्स के नस्बत. ठीक है. सो इसके दो टेकअवेज हैं. एक तो ये कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जब आपकी थोड़ी नॉर्मल प्रिपरेशन हो जाए तो यू शुड बुक द टेस्ट सो दैट यू कैन अवेल दीज ब्रिटिश काउंसिल टेस्ट. वो ज़्यादा ऑथेंटिक, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं. द सेकंड इज जस्ट लाइक जस्ट शी मैंशनड के मूविंग फ्रॉम सेक्शन टेस्ट टू द कंप्लीट टेस्ट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी. पहले समझो कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करते हैं, लिसनिंग में मैप्स कैसे करते हैं. पहले उनके इंडिविजुअल टेस्ट करो, उसके बाद पूरे लेंथी टेस्ट की तरफ जाओ और फिर एक कंप्लीट मॉक की तरफ जाओ. एक स्टेप वाइज प्रिपरेशन जाना वो ज़रूरी होती है. All right, in the end, let's talk about the most difficult portion of the exam, which is writing. And why I say this, because हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास डॉक्टर स्टूडेंट्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं जो कि नॉर्मली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और राइटिंग में वो 6.5 से ऊपर नहीं जा सकते. What is the reason for that? Why it is so hard to score good in writing? आई बिलीव जो 4 क्राइटेरियाज है राइटिंग के, वो बाकी स्पीकिंग में भी इतने कनेक्टेड नहीं है, लेकिन राइटिंग में दे आर ऑल कनेक्टेड. इफ़ योर ग्रामर इज़ नॉट गुड, इट इज़ इवेंचुअली गोना अफेक्ट योर कोहेरेंस. ठीक है, टास्क अचीवमेंट भी को भी अफेक्ट करेगा. तो 6 और 6.5 इज़ वेरी ईजी टू अचीव. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बच्चा जो मुझसे कहे कि मुझे 6 रिक्वायर्ड है लेकिन यू नो आई डोंट हैव टाइम, तो मैं उसको सिर्फ एक ही टिप दूंगी कि जस्ट टेक इट एज अ कम्युनिकेशन. लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज़ टू द एग्जामिनर और आपको अपने क्लियरेस्ट पॉसिबल वे में वो एक्सप्लेन करना है. नाउ टू स्कोर हायर देन दैट, you need to work on the other marking criterias as well. Like आपकी ग्रामर की एक अच्छी रेंज होनी चाहिए. You need to use the linking words but in a very sophisticated way as humans use here. अक्सर बच्चों को लगता है if they overuse it, they're gonna get higher score. No, you need to use it in the way that requires some sentences are already linked, some ideas are already linked. When you know that you have to link something because it may be opposite or maybe very different from the previous idea, that's where you need to use it. So I believe to get the band 7+ अगर आपको score चाहिए तो you need to work on all the marking criterias. लेकिन सबसे easiest way ये है कि make your ideas more clear rather than reading on more complexes. Writing more complexes. I guess जिन लोगों को नहीं आइडिया, में रिवाइज कर देता हूँ कि there are 4 marking criteria in writing: your task achievement, cohesion and coherence, your grammar and vocabulary, जिसको lexical resources भी कहते हैं. What Tanat is trying to say here is कि your priority should be focusing on the 2 things. First, task achievement, यानी जो पूछा है उसको आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, and second is cohesion and coherence, आपके ideas कितने well connected हैं, फ्लो कैसा है उसका, वो 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है कि नहीं है, आपकी रिपोर्ट जो है वो 3 पैराग्राफ्स में है कि नहीं है, और आपका लेटर जो है वो उस चीज़ को केटर कर रहा है जो कि उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा. सो उस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फ्रेट करने की ज़रूरत है. उसके बाद आप अपनी ग्रामर पे और लास्ट आप अपनी वोकैब पे कर सकते हो. वोकैब में जो लोग लेट से बहुत हायर यूज़ करना चाहते हैं वो थोड़े से फैंसी वर्ड्स याद कर लें तो ठीक है, आई गेस. अदरवाइज फॉर द नॉर्मल 6.5, हाँ, even for 7 you don't need to exaggerate things. हमें लगता है कि वो C1 लेवल वर्ड शायद बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. इवन द सिंपलेस्ट वर्ड्स कैन बी द C1, यू नो, जो कि हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, बट ड्यूरिंग ऐसे स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट दोज वर्ड्स.
तो देर आर सम लिस्ट जो कि कॉमन वर्ड्स हैं जो आप हर ऐसे में यूज़ कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट दैट एवरी स्टूडेंट शुड गो थ्रू दैट बिफोर एग्जाम, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम जब आप लिख रहे हो तो वो वर्ड्स आपके माइंड में हो. ठीक है. All right. And the one last question, what is an edge that a student can get from the book that we are offering and the portal that we are offering for the digital preparation of the IELTS? How do you think it separates us from the other institutes? आई बिलीव बिकॉज मैंने टेस्ट दिया है कंप्यूटर वाला, तो जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्मेट है इट्स एग्जैक्टली द सेम जो टेस्ट पे था. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि आपको ऑलरेडी वो वाला फॉर्मेट मिल Familiar रहा है है. और आपको रिव्यू मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही. एक एग्जामिनर आपको रिव्यू दे रहा है, आपको खुद भी एक डायरेक्टली आप खुद भी रिव्यू देख सकते हो उसके ऊपर. सेकेंडली जो बुक है it's convenient for you for the writing, बिकॉज जो क्लास में डिस्कस होता है, जैसे अभी एक फॉर्मेट है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, तो दे आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बुक and with the band examples. So you can just go through the books for the writing module, or even though computer based shift ho chuka hai, but still you can continue your practice on the paper if you don't have access to the laptops or computer at home. So here you should continue practicing on the book. All right. Thank you so much, Tainat, for your time and for your valuable insights. I really hope that you found this video helpful. If you want to know more about anything, any other language test, yeah, specifically IELTS से related, तो आप comment कर सकते हैं and we'll try to respond to it as soon as possible. Thank you so much. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.